हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग का एक आगामी 66वीं बीपीएससी परीक्षा और आगामी बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि आखिर हमारे जो भारत का जो राज्य व्यवस्था है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है क्या है और भारत का संविधान क्या है और भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके लिए क्या जद्दोजहद करना पड़ा और फिर अंततः हमारा संविधान निर्माण हो गया। इन सब सारे टॉपिकों को हम लोग अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग इन वीडियो को देख करके आप लाभ ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो है हम लोगों का कि भारत का संविधान निर्माण हो चुका है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग यह देखेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा, उसमें लगभग करीब 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के पश्चात उसमें से कुछ देशों का जो संविधान है, कुछ देशों के संविधान में कुछ बातें अच्छी लगी, जिसको उठा करके अपने संविधान में ला करके उसको पेस्ट कर दिया गया, मतलब लगा लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक, और उसको शामिल कर लिया गया, समझ लीजिए। वो तो हो गया विदेशी स्रोत। कुछ विदेशों के संविधान से कुछ बातों को हम अपने संविधान में इंक्लूड कर लिए, तो वो विदेशी स्रोत से हो गया। और कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि हमारे देश में ही अंग्रेज के द्वारा शासन चलाया जाता था, अलग अलग अधिनियम पारित करके, तो उन अधिनियमों से भी हम कुछ अपने संविधान में कुछ चीज़ शामिल किए हैं, तो उसको हम कहेंगे देशी स्रोत। देशी स्रोत और विदेशी स्रोत, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो संविधान है, संविधान का जो निर्माण हुआ है, उसमें देशी स्रोत और विदेशी स्रोत दोनों की भागीदारी रही है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो उस समय जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया था संविधान को, उस समय के संविधान को हम क्या कहेंगे? मूल संविधान। जब संविधान बनकर तैयार ही हुआ था तो उसे हम मूल संविधान कहेंगे। और उसके बाद जो समय समय पर संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, तो उसको हम कहेंगे वर्तमान संविधान, ठीक। तो मूल संविधान में क्या था कि कुल 22 भाग था, ठीक, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो 22 भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। वही वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो इस बीच में मतलब 1950 के बाद इतना चीज़ परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, तो उसमें कुछ भाग जुट गया है, नया भाग। तो 22 भाग के स्थान पर अब कितना भाग हो गया है? देखिए 25 भाग हो गया है। और 395 अनुच्छेद के स्थान पर कितना अनुच्छेद हो गया है? देखिए, तो ये हो गया है आपका लगभग अभी जो है वर्तमान में 465 से अधिक अनुच्छेद, ठीक। 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, तो अभी कितना हो गया वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। यानी ये 8 अनुसूचियाँ क्या थी और उसके बाद 4 ठो अलग जो जुटा वो क्या है, वो हम लोग जानेंगे अलग वीडियो में। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर पूछेगा, ये पूछा जाता है कि मूल संविधान, अगर बात रहेगा कि मूल संविधान में क्या क्या है, तो आपको ये डाटा देना है। वर्तमान संविधान की बात अगर करता है कोई, तो आपको ये डाटा देना है, ठीक। तो इतना तो समझ गए। तो जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि जो देशी स्रोत है, लगभग ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ अधिनियम बनाया गया था, एक्ट पारित किया गया था 1900, सबसे अंतिम अधिनियम कौन सा बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा? तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उससे पहले एक अधिनियम बना था भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो है बहुत बड़ा अधिनियम था और इसी अधिनियम से हूबहू 2/3 भाग, अपना संविधान का लगभग 2/3 भाग ले लिया गया, लगभग 250 अनुच्छेद। अपना संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से 250 अनुच्छेद लगभग समझिए कि यही 1935 के भारत शासन अधिनियम से हूबहू उठा लिया गया। तो इसको हम कहेंगे देशी स्रोत। ये आपका अपना देशी स्रोत हो गया, क्योंकि इसी देश के लिए बना था, देशी स्रोत हो गया। अब देखिए कुछ विदेशी स्रोत हैं। विदेशी मतलब क्या? अन्य देशों से के संविधानों से, अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है। तो क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो उसको देखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है
कुछ बातों को लिया गया है। तो क्या है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो मौलिक अधिकार का जो जिक्र है, तो यह कभी पूछ दिया जाता है, यह जो मौलिक अधिकार का जिक्र है किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अभिप्रेरित है। मौलिक अधिकार मतलब लोगों को है ना बुनियादी अधिकार देना, जिससे कि वह जो है चहुमुखी उसका विकास हो सके, राजनीतिक स्तर पर उसकी जागरूकता हो सके, अपने अधिकार को समझ सके। तो इसीलिए मौलिक अधिकार का होना एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए भारत भी चूँकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया, तो इसीलिए ये जरूरी था कि मौलिक अधिकार भी नागरिकों के लिए होना चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अवलोकन करके उसकी इन बातों को, मौलिक अधिकार की बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, फिर न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो मौलिक अधिकार है, ये अपने संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, वो नया नया चैप्टर है। मौलिक अधिकार एक अलग चैप्टर है, ये सब चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्रोत पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी मान के चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट कोई जो है न्यायिक निर्णय दिया और फिर उस न्याय पर फिर से वो पुनरावलोकन कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही अभिप्रेरित है। संविधान की सर्वोच्चता, एक चीज़ और लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा गया है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा सारा चीज़ करने के लिए, देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए। तो यहाँ भी उस चीज़ को अपना लिया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता यहाँ भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हालांकि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान किससे शक्ति प्राप्त करता है? तो जनता से। लेकिन संविधान से सारा चीज़ शासित होता है, लेकिन संविधान किससे शक्ति प्राप्त करता है? तो जनता से। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, जो कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, एकीक प्रणाली के तहत। एकीक प्रणाली में क्या है कि सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट और मध्य स्तर पर हाई कोर्ट और निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये जो सिस्टम है एकीक, इसी को हम बोलते हैं एकीक प्रणाली। आप अगर अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट नहीं है निर्णय से, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील में उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय के निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जिसे कि आप सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो अपील का सबसे सर्वोच्च स्तर सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जो व्यवस्था है स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीक प्रणाली, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति होगा, लेकिन कैसा होगा? निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होना एवं उस पर महाभियोग लगाना, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है या कोई कदाचार करता है, उसमें दोषी पाया जाता है, तो उसको संसद के द्वारा जो है महाभियोग भी लगाए जाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग लगा करके उसे हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, और निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होगा, ये चीज़ कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो निर्वाचित होगा। ये जो बात है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही संविधान में उल्लेख है, वहीं से इसको हम लोग भी ले लिए हैं। फिर है का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, तो वहाँ भी इस बात का जिक्र है, तो हम भी अपने एक उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण किए हैं, तो अमेरिका के संविधान से ही। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए। आगे आते हैं ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं? जो हमारा जो शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली का जो शासन की जो रूप है, संसदात्मक एक होता है संसदात्मक, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। ठीक, तो अमेरिका में कैसा शासन प्रणाली चलता है? अध्यक्षात्मक चलता है, और ब्रिटेन में संसदात्मक चलता है। तो हम लोगों ने अध्यक्षात्मक को नहीं अपनाया, संसदात्मक को अपनाया। ठीक, बहुत सारा बात अमेरिका के संविधान से अपनाया, लेकिन शासन करने की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन का जो प्रणाली है उसी को अपनाया। तो ब्रिटेन में क्या है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इसको समझिए। संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद के माध्यम से सरकार का गठन होना, कार्यपालिका का गठन करना। जैसे मंत्रिपरिषद बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो वो कहाँ से आता है? संसद से ही तो आता है ना। MP का चुनाव होता है, ठीक, और उसमें से जो है फिर जिसको बहुमत प्राप्त होता है
उसी में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, उसका जो नेता होता है, और उन्हीं प्रधानमंत्री के जो है सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है, तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है और वही जो है देश में शासन संचालित करता है। तो इसीलिए इस शासन को कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। क्यों? क्योंकि संसद के माध्यम से ही कार्यपालिका का गठन होता है, ठीक, मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो कि शासन करता है, ठीक। तो इसीलिए हम बोलते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक। फिर ब्रिटेन से और क्या लिया गया? एकल नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता, एक देश में एक ही नागरिकता होगा, एक है ना, वन नेशन वन सिटीजन, ये हो गया, है ना। तो इसकी जो व्यवस्था है ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि, कोई भी आप रूल बना रहे हैं, विधि बना रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है तो वो भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन के संसद में भी इसी तरह से विधि पारित होता है ना। वहाँ भी जो संसद है वहाँ भी 2 हाउस है, जैसे यहाँ के संसद में भी 2 हाउस है। एक हाउस का नाम है राज्यसभा, दूसरा का नाम है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। कोई भी कानून बनना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराना पड़ता है। पारित करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधि का रूप ले लेता है। जब तक वो विधि का रूप नहीं लेता है तो वह विधेयक कहलाता है, और जब विधि का रूप ले लिया तो वो अधिनियम कहलाने लगता है, ठीक। तो ये चीज़ होता है। तो ये जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, जब भी किसी विधि की ज़रूरत महसूस होती है तो उसको विधेयक बना करके संसद में पेश किया जाता है, और उस पर फिर बहस होता है, फिर वोटिंग होता है, और बहुमत के आधार पर लोकसभा में पारित कर दिया जाता है। तो फिर राज्यसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो हस्ताक्षर कर देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है हम ब्रिटेन से ही लिए हैं, चूँकि हम लोग को ब्रिटेन से का आदत बना हुआ था, ब्रिटेन का यहाँ रूल था, तो सारा प्रोसेस यहाँ जो अधिनियम बनता था वहीं के संसद से बना करके यहाँ भेजा जाता था। तो हम लोग को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, हमारे पूर्वजों को, तो उन लोगों को भी इस तरह का आदत बना हुआ था, इसीलिए इस रूल को अपना लिया गया, ठीक। आयरलैंड से क्या लिए हम लोग? आयरलैंड से लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP बोलते हैं। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब ये सरकार के लिए एक नीति, एक निर्देश है, संविधान के द्वारा एक निर्देश है कि आप इस मद में नीति बनाइए और समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए काम करिए। तो आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए जो है नीति बनाने का निर्देशन करता है कार्यपालिका को, यहाँ के सरकार को, ठीक है। जो भी सरकार में आएगा उसको वो निर्देशन करता है इस नीति निर्देशक सिद्धांत वाला खंड के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो बात है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम आयरलैंड के संविधान से ले लिए, ठीक। तो ये भी एक अलग चैप्टर है, भाग 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसको, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं किस देश से क्या क्या लिया गया। फिर आयरलैंड से ही लिया गया है कि राष्ट्रपति को जो चुनने का जो मंडल होगा, जो कौन लोग चुनेगा, निर्वाचक मंडल जो चुनने का कौन किसको किसको अधिकार होगा, उसके बारे में जिक्र है जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। कि मतलब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जो कि राष्ट्रपति को चुनेगा। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है जानते हैं? सभी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और सभी संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद में दोनों सदन आ गया, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित कर रहे हैं तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेगा। तो वो जो मिल करके क्या बनाते हैं? निर्वाचक मंडल बनाते हैं। पूरे राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य और प्लस संसद के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचक मंडल बनाता है। तो ये निर्वाचक मंडल का जो विचार है, ये जो बात है, निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, ये आयरलैंड के संविधान से ले लिया गया है। फिर अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं राज्यसभा में जो है संसद का दो हाउस होता है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेज देते हैं, लेकिन राज्यसभा में कहाँ से जाता है सदस्य? तो हमारे का जो राज्य का विधानसभा होता है उनके द्वारा चुन करके भेजा जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजा जाता है। लेकिन कुछ सीट ऐसा होता है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सीट को। राज्यसभा में 12
और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है अपने मन से। ठीक है, तो किस लोगों को किया जाता है? जो विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा, है ना, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छा उपलब्धि किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, वैसे व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये चीज़ हम लिए हैं। मनोनयन की जो प्रक्रिया है, मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। फिर देखते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से हम क्या लिए हैं? आपातकाल का जो प्रावधान है 352 जो देखते हैं आप, 352 है ना, 356 और 360 आपात में तो यही ना है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में किसी राज्य में जब संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। ये जो बात है ये हम जर्मनी के संविधान से लिए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और उससे ये भी ले लिया गया है कि वहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति को जब आपातकाल लागू हो जाता है तो कुछ मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने का अधिकार है। तो ये भी चीज़ भी है, जब भी आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर, है ना, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को पर वो रोक लगा सकता है। ठीक है, ये दोनों बात जो है जर्मनी से ले लिया गया है। ठीक, आपातकाल का व्यवस्था और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियाँ, ये दोनों बात जर्मनी से ले लिया गया। चलिए, दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मान लीजिए संविधान में कुछ है और बाद के समय में वो अनरिलायबल लगा, उसमें कुछ संशोधन या चेंजिंग करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था कर दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत, है ना। 368 के तहत 3 तरह से संविधान का संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे संशोधन की प्रक्रिया कैसे होता है संशोधन। लेकिन ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने संविधान में इंक्लूड किए हैं, वहीं से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्यों के बीच संबंध। ठीक, और संसदीय विशेषाधिकार। ये क्या होता है? समवर्ती सूची क्या होता है? आप अनुसूची पढ़िएगा, जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची है उनमें से एक अनुसूची है 7वां अनुसूची में कहा गया है केंद्र एवं राज्यों के बीच में विषय का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। शक्ति का बंटवारा इन द सेंस क्या है कि केंद्र को कुछ विषय दिया गया है जिस पर उसे कानून बनाना है और शासन करना है, लागू करना है, और राज्यों को भी कुछ विषय दिया गया है जिस पर राज्यों को कानून बनाना है और उसको लागू करना है या शासन करना है उस पर। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसे समवर्ती सूची में रखा गया है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र बना लिया तो राज्य का कानून का कोई मतलब नहीं है। तो वही समवर्ती सूची है। संघ सूची मतलब केंद्र का अधिकार, राज्य सूची मतलब राज्य को अधिकार, और समवर्ती सूची मतलब दोनों को अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में, कैसा संबंध होना चाहिए, है ना, इसका भी जिक्र जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है कि संसद को जो भी विशेषाधिकार मिला है, संसद को, संसद भवन को, संसद की कार्यवाही को जो विशेषाधिकार मिला है, मान लीजिए वो चाहे तो अगर बाहरी लोगों को उसमें नहीं आने दे, कानून बनने की प्रक्रिया के दौर में अगर गुप्त सूचना रखा जाए तो अगर लाइव प्रसारण नहीं करना चाहे तो वो भी उसका विशेषाधिकार है। दूसरा, संसद सदस्यों को जो है कुछ विशेषाधिकार है, जैसे कि गिरफ्तारी से विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर वो संसद सत्र में चल रहा होता है तो उस पर कोई मामला है तो वो न्यायालय में गवाह देने के लिए या उपस्थित होने से कुछ दिन के लिए मना कर सकता है। ये सब भी जो है जो है उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ये जो संसदीय विशेषाधिकार है ना, संसदीय विशेषाधिकार है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया इसको देखिए। कनाडा के संविधान से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है संघ और केंद्र के बीच में संतुलन स्थापित करके शासन को संचालित करना, तो संघात्मक शासन व्यवस्था।
अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होता है, जैसा कि हम देखें कि 3 तरह का सूची है। संघ सूची मतलब केंद्र को अधिकार है उस पर कानून बनाने का, राज्य सूची जिस पर राज्यों को अधिकार है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को है। अब ऐसा भी कोई विषय हो सकता है जो कि तीनों सूची में ना हो, अब बाद में वो जो है सामने आए, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को, वैसे विषय को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो वैसे विषयों को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया है। बाद में पहचान किया गया कोई विषय मान लीजिए और वो तीनों में नहीं है वो शामिल, तो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत उसको रखा गया और उस पर अधिकार दे दिया है केंद्र को कानून बनाने का। तो अवशिष्ट जो भी विषय आएगा उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया है। तो ये जो व्यवस्था है कि अवशिष्ट शक्ति पर केंद्र को अधिकार, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, ये कनाडा से ही ले लिया गया है। मतलब केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक। उसके बाद जापान से देखिए क्या लिए हैं। जापान से लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए ब्रिटेन से लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे विधि बनेगा, और जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि कोई भी कार्य जो होगा विधि के अनुकूल, विधि बनाकर ही होगा, बिना विधि का नहीं होगा। कोई भी चीज़ देखते होंगे भारत में कुछ भी करना होता है तो पहले कानून बनाना होता है, बनाया जाता है, फिर उसको लागू करना होता है, ठीक है, किया जाता है। तो यही होगा जापान का मतलब जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ही हुआ कि कोई भी काम करिए तो विधि बनाकर ही करिए और विधि के अनुसार ही करिए। तो मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यही हुआ, ठीक। बिना विधि का कुछ नहीं करना है, यही है कानून। फिर है रूस। रूस से क्या लेते हैं हम? रूस से लिए हैं नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। हालांकि ये जो मौलिक कर्तव्यों का जब प्रावधान है संविधान में, ये हमारे संविधान वेत्ताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा शामिल नहीं किया गया था। इसे बाद में शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 1976 में है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। और इसको संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो एक नया भाग 4 को जोड़ा गया और उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। उसमें 10 जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया नागरिकों के लिए, कि नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए ताकि देश जो है चौमुखी विकास, देश का चौमुखी विकास हो सके, है ना, अग्रसर हो सके। तो इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। बाद में फिर जो है एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो अब कुल मिलाकर के अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये हम लोग का था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और कुछ देशी स्रोत, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की जो 8 अनुसूचियाँ थी वो क्या थी। अब बाद में फिर 12 अनुसूची हुआ तो क्या ऐड हुआ उसमें, वो अनुसूची को समझेंगे। और फिर उसके बाद समझेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या रही है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है नागरिकता और मौलिक अधिकार पर चले आएंगे। ठीक, धन्यवाद।